आपको उनके बयानों के क्रोनोलॉजी को समझना होगा जी। और फिर उस बयान के तारतम्य को पूरा समझना होगा, जितना उन्होंने कहा है उसको पूरा सुनना होगा जी। कि इतनी सीटें नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम सम्मानजनक सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए पूर्व में भी जीतन राम मांझी और संतोष मांझी उनके प्रवक्ता के मुंह से ये बात निकली थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली किसने कहा था जी। कि हमें पुराने हिसाब से ही सीटें चाहिए। जीतन राम मांझी ने कह दिया 40 सीट, और इतना ही पर नहीं रुके लोग जी। 40 नहीं तो 243 जी। उपेंद्र कुशवाहा को कोई संजीवनी नहीं देने जा रहे हैं जी। ये जान लीजिए। जी। ये बैठक नीतीश कुमार और उनके बीच जो हुई है कुछ उसका असर नहीं हुआ है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। एनडीए में बवाल है। एनडीए के घटक दल जो है वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं और मोदी को आंख दिखा रहे हैं। हमें इतनी सीट चाहिए तो रहेंगे, हमें ये कुर्सी चाहिए तो रहेंगे, और इसको लेकर एनडीए में इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। एनडीए को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, सीटों के बंटवारे पर किस तरीके से मोहर लगाए। और अब इसी बीच में चिराग पासवान का बागी होना जो है आप सबने देखा। चिराग पासवान के बाद अब मांझी भी बागी हो गए हैं, 40 सीट मांग रहे हैं। अगर 40 सीट नहीं दिए तो 243 पर उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। नीतीश को चेतावनी दे रहे हैं, संभल जाइए वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे में जांच पड़ताल में हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब है और इसी खबर की आज हम जांच पड़ताल करेंगे और मांझी का दावा कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान मोर्चा खोले हुए हैं तो दूसरी तरफ मांझी ने खोला है मोर्चा। देखिए बात तो सीधी है जी, सबको सीटें चाहिए जी, चिराग पासवान की रैली सफल होने के बाद जी, मांझी उपेंद्र कुशवाहा बाकी दलों की बेचैनी लाजमी है। जी। हालांकि देखिए एक बात मैं दर्शकों को जरूर बता दूं, मांझी जी को अब आप केवल जीतन राम मांझी से मत जोड़ के देखिए जी, आप संतोष मांझी को भी देखिए वहां, जी। क्योंकि संतोष मांझी नेक्स्ट जनरेशन मांझी है और वो वर्तमान परिस्थितियों को मांझी जी से थोड़ा बेहतर समझ रहे हैं। बिल्कुल। एनडीए में अपनी स्थिति को वो बेटर एनालाइज कर रहे हैं और मुझे तो लगता है कि जैसे चिराग पासवान रामविलास पासवान के बाद एक हाइब्रिड मॉडल ऑफ राजनीति जो कर रहे हैं उसी के कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक और कंटेंडर है वो संतोष मांझी है। जी। बहुत साफ सुथरी राजनीति करते हैं, बहुत स्पष्ट होता है उनका विचार, लेकिन उन्हें पता है कि जो पिताजी कर रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी। जीतन राम मांझी दबाव की राजनीति के मास्टर हैं। जी। अगर बिहार में रामविलास पासवान नहीं हुए होते तो जीतन राम मांझी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता। जी। लेकिन जूनियर मौसम वैज्ञानिक तो कह ही सकते हैं। और वोट बैंक भी ऐसा देखिए बहुत बड़ा नहीं है। जी। जैसे नीतीश कुमार का वोट बैंक छोटा है और वो मुख्यमंत्री हैं, वैसे ही जीतन राम मांझी जी बहुत कम छोटे वोट बैंक को लेकर ही मुख्यमंत्री बने थे। जी। अब एक बार तो बन गए। नीतीश कुमार को लगता है कि उनकी गलती थी कि उन्होंने मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। जी। नीतीश बहुत डिप्लोमेटिकली खेले थे, उन्होंने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया था। जी। उन्होंने देखिए बिहार में बहुत बड़ी जनसंख्या तो मांझी जी की है नहीं। जी। लेकिन नीतीश कुमार ने इसे अपनी पार्टी में एक न्यूट्रलाइजिंग फैसले के तौर पर लिया था और उसका असर भी हुआ। उनके आसपास के कई नेताओं को झटका लगा जब नीतीश कुमार ने उनकी जगह मांझी को चुना था। तो खैर मांझी जी उत्पन्न तो जरूर हुए हैं परिस्थितियों की वजह से, लेकिन राजनीति में अपने आप को आज तक अगर उन्होंने प्रासंगिक रखा है तो ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत है। जी। वोट बैंक बहुत बड़ा नहीं है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर भी अपने आप को प्रासंगिक रखा है। जी। तो आखिर मांझी करते क्या है? जी। मांझी हवा के साथ चलना जानते हैं और जो साहित्य में मांझी जाति के बारे में मांझी के बारे में कहा गया है वो भी तो यही कहता है ना, जी। नाव को सही दिशा में ले जाना उसे आता है, हवा के दिशा के हिसाब से। यही जीतन राम मांझी की ताकत है। जी। और मांझी जी ने चिराग पासवान की रैली को देखा, उपेंद्र कुशवाहा की रैली को देखा, दोनों रैलियों को देखकर एनालाइज किया, दोनों रैलियां हिट हो गई हैं। जी। इनकी सीटें अब बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। चिराग पासवान को तो खैर सीटों से ज्यादा कुछ मिलने की संभावना अब लग रही है। उपेंद्र कुशवाहा भी अपने रैली तो उन्होंने किया संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, लेकिन बात अपने राजनीतिक वजूद की जी, कि मुझे कोई कोहड़ा भतिया ना समझे, मुझे कम सीटों पर आकलन करने की कोशिश ना करे। देखिए आकलन तो हो चुका है जी, अब है
कि पुनराकलन, जी, कि भाई देखिए उपेंद्र जी नाराज हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, सम्राट चौधरी जरूर हमारे पास है लेकिन क्या सम्राट चौधरी काफी हैं? जी, ये भाजपा को सोचना है। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को कोई संजीवनी नहीं देने जा रहे हैं, जी, ये जान लीजिए। जी, ये बैठक नीतीश कुमार और उनके बीच जो हुई है कुछ उसका असर नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं उपेंद्र कुशवाहा होने जा रहा है। अगर भाजपा ही लकीर देगी थोड़ी तो देगी, नहीं तो अदरवाइज कोई देने वाला नहीं है। जी, और इसीलिए मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत कम सीटों पर ही सीमित हो जाएगी। हालांकि इतना जरूर कहूंगा कि कल रैली में चिराग पासवान के बराबर भीड़ उन्होंने जुटाई थी जी, और ताकत सबसे अच्छी दिखाई है। तो इसका असर मनोस्थिति पर क्या पड़ेगा भाजपा के, ये तो समय बताएगा। लेकिन इन दोनों चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रमों से, रैलियों से जीतन राम मांझी को फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो हुआ। जी, मतलब उन्हें लगा कि मैं न 3 में न 13 में मुझे भी कुछ करना चाहिए। ये लोग जब राजनीतिक ताकत दिखा रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मैं तो प्रेशर पॉलिटिक्स का किंग हूँ जी, मुझे कुछ करना चाहिए। और उन्होंने आज अपनी एक बड़ी बैठक बुला ली जी, और उस बैठक में आपने देखा कि महिलाएं पुरुष जो भी पहुंचे थे उनके समर्थक सभी ने 40 सीटों की डिमांड कर दी जी। अपने मुंह से भी एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने कह दिया 40 सीट, और इतना ही पर नहीं रुके लोग जी, 40 नहीं तो 243 जी, या तो हमें 40 दीजिए या हम 243 पे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी। चिराग ने कल ये बात कही थी कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन चिराग के कहने में बहुत टेक्निकलिटी जी, वो बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं। वो ना तो नीतीश कुमार को किसी मैंने डायरेक्ट हमला कर रहे हैं, ना मौका दे रहे हैं, ना वो भाजपा को मौका दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर अपना मानकर लड़ेंगे। मैं बिहार में लड़ूंगा ही, पार्टी लड़ेगी तो लड़ूंगा ही ना जी। आप क्या कहते हैं, चिराग को कितना सीट मिला जी? आप ही थोड़े बोलते हैं कि लोजपा को कितना सीट मिला जी। पॉपुलर भाषा तो ये ना है कि चिराग को कितना सीट मिलेगा जी। तो चिराग को कितना सीट मिलेगा, चिराग लड़ेगा, यही ना, चिराग कितना लड़ेगा जी। तो चिराग ने इसी टेक्निकलिटीज में वोकेबलरी के एक ऐसा पेच खोज लिया जिसका उन्होंने कल कहीं ना कहीं पर्दा जिस पर हटाया। जो मैं समझाने की कोशिश कर भी रहा था वहां पर, बहुत लोगों ने मुझे फोन किया, मैं वही मंच पर था, और जब लोग लगे फोन करने तो कई लोगों ने मुझसे पूछा, अरे नेता तो बागी हो गए हैं चिराग पासवान, अरे वो तो 243 भी लड़ेंगे, अरे वो तो चुनाव लड़ेंगे, बयान कर, सारी टेक्निकलिटीज है। आपको उनके बयानों के क्रोनोलॉजी को समझना होगा और फिर उस बयान के तारतम्य को पूरा समझना होगा। जितना उन्होंने कहा है उसको पूरा सुनना होगा। एक लाइन सुनिएगा तो आपको लगेगा कि चिराग बागी हो गए, लेकिन पूरा सुनिएगा समझ में आएगा कि चिराग पासवान दरअसल भविष्य की राजनीति कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं जिम्मेवारियों के लिए तैयार हूँ, और आइदर सीएम फेस और नॉट सीएम फेस जी। मैं बिहार में सीएम के चेहरे के तौर पर ही चुनाव प्रचार और मेहनत करने जा रहा हूँ। सीएम नीतीश बने मुझे कोई दिक्कत नहीं जी, लेकिन हम मेहनत उतने करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कोई अगर कहे आपके 5 मित्र मिले हैं, कहे कि हम लोग मिला के एक बढ़िया पार्टी किया जाए, कोई कहे कि भाई हम एक ही समोसा खाएंगे, बोले यार ये तो गलत बात है यार, सबको मिलाना है बराबर, तो नहीं बराबर मिलाएंगे लेकिन समोसा एक ही खाएंगे, बाकी तुम लोग जम के जितना खाना है खाओ। तो ये अच्छी बात न है। चिराग पासवान का यही कहना है जी कि हम मेहनत पूरा करेंगे, लेकिन सीटें तो हमें इतनी ही चाहिए, हम बाकी अपना भविष्य के लिए कर रहे हैं, गठबंधन के लिए कर रहे हैं। तो ये अच्छी रणनीति उन्होंने खोज ली है। इतना साफ सुथरा और इतना स्पष्ट रणनीति किसी को मिला नहीं, और इसी वजह से जीतन राम मांझी ने ये सोचा कि जीतन राम मांझी केवल अपने लिए नहीं बल्कि अब तो उन्हें अपने पुत्र के भविष्य के लिए भी सोचना है जी। क्योंकि आज तो केंद्र में उन्हें मंत्री बनाया हुआ है, कल क्या होगा, एक से अधिक सीटें उन्हें लोकसभा में मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं जी। और मांझी जी का स्वास्थ्य उन्हें कितने दिन तक केंद्र मंत्री बनने के लिए देगा, ये भी सोचना होगा। इसीलिए आज आपने देखा कि मांझी बहुत अग्रेसिव थे और 243 सीटों की बात वो कर रहे थे, लेकिन तुरंत ही उसी बैठक में, उसी कार्यक्रम में जब संतोष मांझी की तरफ माइक जाता है तो उनकी बोली नरम हो जाती है, और नरम ही रहती है। संतोष मांझी कभी बहुत अग्रेसिव बयान नहीं देते हैं, और वो कहते हैं कि चिराग जी को लेकर भी कि चिराग पासवान आए लड़े अच्छी बात है, लेकिन उनकी बातों में विरोधाभास नजर आ रहा है। ये विरोधाभास जो नजर आ रहा है ना, वो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मीडिया के रिटोरिक्स पे वो जा रहे हैं जी। मैं बार बार चिराग के बयानों के क्रोनोलॉजी और उनके उस कल के वक्तव्य के तारतम्य को समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा पूरा बात की कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन जो सीटों को लेकर संतोष मांझी ने कहा वो बहुत स्पष्ट था जी।
कि इतनी सीटें नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम सम्मानजनक सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए पूर्व में भी जीतन राम मांझी और संतोष मांझी उनके प्रवक्ता के मुंह से ये बात निकली थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली किसने कहा था कि हमें पुराने हिसाब से ही सीटें चाहिए, और इस वजह से पिछली बार 7 मिला था तो 7 ही मिलेगा, तो ये गलत थोड़ी है ना, यही कम है। तो इस टेक्निकलिटी में फंस गए हैं ये लोग, और अब उस भ्रम को तोड़ने की कोशिश खाली देखा देखी में कर रहे हैं, बस देखा देखी में। अब देखिएगा कि आपके घर में बढ़िया ब्याह शादी ब्याह कुछ हो रहा हो, सब लोग नया नया कपड़ा पहन के बैठे हो, गोतिया पड्डा सबका नहीं पड़ता हो, तो उसको न्योता नहीं होता है आपके यहाँ से। तो जिस दिन आपके यहाँ होता है, आपके यहाँ टेंट तम्बूस तमाक सब लगता है, आप लोग नया नया कपड़ा पहनते हैं, देखिएगा वो भी नया कपड़ा पहन के ही अपने दरवाजे पर बैठता है, भले उसका न्योता आप क्या नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जो लोग आपसे मिलने आएंगे उसमें से कुछ लोग उससे भी मिलने आएंगे, रिश्तेदार तो वो भी उनका है, इसलिए वो भी अपना व्यवस्था टाइट रखता है कि आज एकदम पीला धोती बढ़िया कपड़ा पगड़ी पहन के बैठा रहता है कि भाई भले बुलाए ना बुलाए, लेकिन हम भी व्यवस्था अपना टाइट। उसका भी पूरी बनता है उस दिन कि पूरी कहीं कोई छटक के उधर से गुस्सा के आ गया तो उसको खिलाएंगे। यही काम जीतन राम मांझी देखा देखी में उनको भी करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, एक बड़ी राजनीतिक लाइन इसमें देखने को मुझे ये मिली आपके बातचीत के दौरान कि उन्होंने कहा कि हम लोकसभा में हैं, हम विधानसभा में हैं, अब हम राज्यसभा भी सोच रहे हैं उससे ऊपर। क्यों राज्यसभा सोच रहे हैं? सोचिए आप, अगले 5 साल तक जीतन राम मांझी का स्वास्थ्य क्या उनको परमिशन देता है, क्या नहीं देता है, इसकी सोच हो रही है। अगर संतोष मांझी को केंद्र में मंत्री बनना है तो लोकसभा चुनाव तो 4 साल बाद है, तो अगर राज्यसभा की सीट आएगी तो संतोष मांझी उसके लिए तैयार होंगे। और राज्यसभा की सीट तो आने ही वाली है 2 साल में, राज्यसभा 2 सीट आने वाली है। बिल्कुल, ये उनके जहन में है। वो जानते हैं कि ये आज से अगर ये रेटोरिक्स रहेगा तभी भाजपा इसको खरीदेगी भी, एंड तो भाजपा कहेगी तो चर्चा ही नहीं कभी हुआ, इस बारे में चर्चा कहाँ सोचेंगे। तो भविष्य की राजनीति की जा रही है ताकि केंद्र में अगर मंत्री, बिहार में इनको कौन सा मंत्रालय संतोष मांझी को मिला आपको पता ही है, खुद कह चुके हैं जीतन राम मांझी की मालदार विभाग नहीं है। मालदार विभाग क्या होता है भाई? ये तो चर्चा भी हुई थी, राजद ने पूछा भी था, मालदार विभाग कह रहे हैं, कैसा मालदार विभाग होता है? खैर जो भी हो, इनके विभाग में कटौती भी की गई। तो अब ये देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी की जगह अगर भविष्य में जाना पड़े तो उसके लिए रास्ता कैसे निकलता है, सब वही है। लेकिन हाँ, 243 सीटों की धमकी तो मिल गई है। नीतीश कुमार को भी एक तरह से इशारे में हड़का दिया है कि थोड़ा पीछे आपको हटना पड़ेगा। आप जो सोच रहे हैं कि नहीं हम 100 से ऊपर सीटों पर लड़ेंगे तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। चिराग पासवान को भी देखिए इशारों से समर्थन भी किया कि आप आइए बिहार में लड़िए, हमको मजबूती होगी एनडीए की। संतोष मांझी ने कहा कि मजबूती होगी, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान कंफ्यूज है। चिराग कंफ्यूज नहीं है, दरअसल राजनीति ही ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि क्या उनका सोच है, क्या चाह रहे हैं। इस वक्त बिना नीतीश कुमार को बिदकाए जो सबसे बेहतर रणनीति हो सकता है चिराग वो कर रहे हैं। भविष्य के लिए अपने आप को प्रस्तुत भी कर लिया, सी वोटर के सर्वे में अपना ग्राफ भी बढ़ा लिया। कितना नीचे थे, कहाँ पहुंच गए, कैसे? एक फैसले से कि मैं बिहार आ रहा हूं, सबसे नीचे थे, एक बयान से कि मैं बिहार आ रहा हूँ। चिराग बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, कभी नहीं लड़ेंगे। विधानसभा तो कभी लड़ेंगे ही नहीं, लेकिन वो एहसास करा रहे कार्यकर्ताओं कि मैं ही लड़ रहा हूँ और 243 में लड़ रहा हूँ। अब नई खबर ये आई है कि अगला जो बैठक है 29 तारीख को, रैली जो है 29 तारीख को होगा, राजगीर में होगा, बड़ी रैली है। उसको लेकर फिर उनके जो जीजा है अरुण भारती वो तैयारी शुरू कर दिए हैं। और आपको पता ही है कि हाल ही में मतलब अरुण भारती ने कल वो किया है जो शाहाबाद के इतिहास में कम ही हुआ है। आरा में तो पहले परमिशन नहीं मिलता है, दूसरा कि किसी को हिम्मत नहीं होता रैली करने का, और वहां रैली करके सफल रैली करा लेना ये बड़ी कहीं ना कहीं एक जीत है। और अब इससे मन बढ़ेगा ही, और फिर बाकी जगहों पर भी करेंगे। लेकिन चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी एक ही वक्त तीनों का काफी माने सीट के लिए अग्रेसिव हो जाना, ये थोड़ा बीजेपी और जेडीयू को झटका दे रहा है। हाँ, इससे डैमेज हो रहे हैं। चलिए, तो जांच पड़ताल देख रहे थे आप, जहां पर मांझी बागी हुए हैं। मांझी के बागी होने के पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्यों मांझी बागी हुए हैं, हमने आपको ये भी बताया। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान बहुत अच्छे तरीके से रणनीति के साथ मैदान में अभी से ही डटे हुए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा भी भारी भीड़ जुटाकर अपना लोहा बिहार में मनवा ही लिया। तो तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत।
धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।